रोल ऑफ स्टालिन इन वर्ल्ड वॉर टू। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत संघ और उसके तानाशाह जोसेफ स्टालिन की भूमिका पर। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हमारा जनरल परसेप्शन शायद ये है कि इस वॉर के सबसे बड़े विलन्स एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजीवादी विचारधारा थे। लेकिन इस वॉर में हिटलर के खिलाफ लड़ रहे एलाइड पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, USA और सोवियत संघ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा कम होती है। सोवियत संघ के सपोर्टर्स और कई कम्युनिस्ट्स तो आज तक यही दावा करते हैं कि हिटलर और नाजीवाद को जड़ से उखाड़ने का काम सोवियत और जोसेफ स्टालिन ने ही किया। इस बात में सच्चाई भी है क्योंकि नाजीज के रैपिड एडवांसमेंट्स तब रुक गए जब उसने सोवियत को इन्वेड कर ईस्टर्न फ्रंट की शुरुआत की। बैटल ऑफ मॉस्को, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड और बैटल ऑफ कुर्स्क में सोवियत आर्मी के हाथों हार झेलने के बाद ही वर्ल्ड वॉर टू की पावर इक्वेशन हिटलर की एक्सिस पावर्स से शिफ्ट होकर एलाइड पावर्स की तरफ झुकी। इसलिए हिटलर की हार में सोवियत का रोल एक सच है, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर को नहीं दर्शाता। पूर्ण सत्य तो ये है कि वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने के बाद कई सालों तक स्टालिन और सोवियत संघ की पॉलिसीज ने एडोल्फ हिटलर के इरादों और हौसलों को मजबूती दी। सिर्फ सोवियत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी म्यूनिक पैक्ट के तहत कुछ ऐसे ही काम किए जिसने एडोल्फ हिटलर को अपीज किया और वर्ल्ड वॉर टू को रोक पाना असंभव हो गया। लेकिन आज हम अपने डिस्कशन को स्टालिन तक इसलिए सीमित रखेंगे क्योंकि स्टालिन और सोवियत की पॉलिसीज के चलते वो इवेंट हुआ जिसने इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर टू को ट्रिगर किया, यानी पोलैंड का इन्वेजन। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टालिन की पॉलिसीज ने हिटलर को ये कॉन्फिडेंस दिया कि वो पोलैंड को इन्वेड कर सकता है। 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया, तब जाकर ब्रिटेन और फ्रांस ने उस पर वॉर डिक्लेयर किया और यूरोप में शुरू हुआ ये इवेंट एक ग्लोबल वॉर बनकर उभरा। इसके अलावा हम उन कारणों पर भी नजर डालेंगे जिनके चलते स्टालिन लेड सोवियत ने वॉर को कई सालों तक ज्वाइन ही नहीं किया। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे 1941 में स्टालिन का रवैया अचानक से बदल गया और उसने सोवियत संघ को वर्ल्ड वॉर टू में झोंक दिया। कैसे सोवियत संघ के खिलाफ होते ही हिटलर और नाजीज सेटबैक्स झेलने लगे और कैसे स्टालिन ने नाजिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिव एफर्ट्स लिए। हम इस बात की चर्चा भी आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टालिन और हिटलर के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस की कहानी का ब्रीफ इतिहास। जोसेफ स्टालिन एंड एडोल्फ हिटलर। 1878 प्रेजेंट डे जॉर्जिया के गोरी शहर में जन्म हुआ सोवियत संघ के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन का। तब यह शहर रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। एक गरीब परिवार में जन्मे स्टालिन अपने यंग डेज से ही रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे। बोल्शेविक पार्टी से जुड़ने के बाद वो पार्टी के न्यूज़पेपर प्रावडा के एडिटर बने और बाद में उन्हें रशियन रेवोल्यूशन के हीरो व्लादिमीर लेनिन के लिए फंड्स मोबिलाइज करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जब बोल्शेविक्स पावर में आए तो न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में स्टालिन की एंट्री हुई और यहां से शुरू हुआ स्टालिन का राइज। लेनिन का 1924 में देहांत हो गया और उसके बाद स्टालिन ने अपने राइवल्स को मात देते हुए सोवियत संघ की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली। 1929 आते आते स्टालिन ने खुद की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए डिक्टेटोरियल रोल अपनाया। स्टालिन के अंडर सोवियत संघ एक पेजेंट इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म होकर इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर बनकर उभरा और वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका का एकमात्र चैलेंजर बना। लेकिन स्टालिन का रूल टेरर से भरा हुआ था और कई सोर्सेज बताते हैं कि लाखों सोवियत सिटीजन्स इस दौर में स्टालिन के पर्जेस के शिकार हुए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस के चलते हुए डिसरप्शंस के दौर में स्टालिन ने कई राइवल्स को या तो एग्जीक्यूट किया या उन्हें फोर्स्ड लेबर कैंप्स या गुलाग में भेज दिया। उधर जर्मनी में भी रैपिड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे और स्टालिन के पैरेलल एडोल्फ हिटलर के नाजीवादी और फांसीवादी विचार जर्मनी में अपने पैर पसार रहे थे। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और फिर 1934 में फ्यूरर या डिक्टेटर। हिटलर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल्स और सोवियत कम्युनिज्म दोनों के खिलाफ था और इसीलिए वेस्टर्न पावर्स और स्टालिन लेड सोवियत संघ उसके आइडियोलॉजिकल राइवल्स थे। खैर,
हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी भी सोवियत की तरह मिलिटरीली पावरफुल हो रहा था और वो अपने लेबेनश्राम या लिविंग स्पेस के आइडिया के चलते इंपीरियलिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज दिखाने लगा था। हिटलर के इंटेंशंस में वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन दोनों ही थे, जिसके चलते स्टालिन, ब्रिटेन और फ्रांस सब सहमे हुए थे। इसलिए इन देशों ने एक्टिव एफर्ट्स किए ताकि वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर पहुंच सकें टू काउंटर हिटलर। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जितना हिटलर से थ्रेटेंड फील करते थे, शायद उससे भी ज्यादा वो सोवियत से डरते थे। इसी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स के चलते इनिशियली ब्रिटेन और फ्रांस सोवियत के साथ जुड़ नहीं पाए। ब्रिटेन और फ्रांस कहीं ना कहीं हिटलर को सोवियत के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह देख रहे थे, यानी वो हिटलर को यूज कर सोवियत को काउंटर करना चाहते थे। ऐसे में जब सोवियत, ब्रिटेन और फ्रांस एक कॉमन एग्रीमेंट में नहीं आ पाए, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हिटलर के साथ 1938 में म्यूनिख पैक्ट साइन कर लिया। इस पैक्ट के तहत हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के जर्मन डोमिनेटेड टेरिटरीज को एनेक्स करने की परमिशन दे दी गई। इसके बावजूद कि चेकोस्लोवाकिया के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही एक अग्रीमेंट कर रखा था, इसीलिए चेक्स ने इसे म्यूनिख बिट्रेयल भी कहा और ब्रिटेन और फ्रांस पर यह आरोप लगे कि वो हिटलर को अपीज कर रहे हैं। लेकिन अपीजमेंट या तुष्टीकरण की ये राजनीति सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ने नहीं की, बल्कि हिटलर के प्रमुख आइडियोलॉजिकल विरोधी स्टालिन ने भी की। चलिए देखते हैं कैसे। मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट, पोलैंड इन्वेजन एंड द वॉर। दोस्तों, ब्रिटेन के म्यूनिख पैक्ट के बाद और पोलैंड इन्वेजन के एक हफ्ते पहले ही सोवियत संघ और नाज़ीज ने भी एक पैक्ट साइन कर लिया। नाम था मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि स्टालिन ने यह पैक्ट खुद को जर्मन अग्रेशन से बचाने के लिए और टेम्पररी पीस के लिए किया था, शायद वैसे ही जैसे वेस्टर्नर्स ने म्यूनिख पैक्ट साइन किया था। लेकिन यह पैक्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर II के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट यानी पोलैंड इन्वेजन का कारण बना, क्योंकि इसने नाज़ीज की हिम्मत को बढ़ावा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिशियली तो यह पैक्ट नॉन अग्रेशन अग्रीमेंट था, लेकिन न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में पता चला कि उसके कई सीक्रेट प्रोटोकॉल्स भी थे। इन प्रोटोकॉल्स के तहत जर्मनी और सोवियत ने ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस को बांट लिया था। इसके चलते ही पहले जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड को इन्वेड किया और फिर 17 सितंबर को सोवियट्स ईस्टर्न साइड से पोलैंड में घुस गए। फिर क्या था, पोलैंड सोवियत और नाज़ीज के बीच बांट दिया गया, जहां पश्चिमी पोलैंड जर्मन कंट्रोल में आया और पूर्वी पोलैंड सोवियत कंट्रोल में। सिर्फ यही नहीं, सोवियत ने 22 जून 1941 यानी लगभग 2 साल तक खुद को वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं किया और उसने हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। स्टालिन पूरी तरह से हिटलर को ट्रस्ट नहीं करता था और इसीलिए वो भी अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स को मजबूत करने के लिए न सिर्फ ईस्टर्न पोलैंड को बल्कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, फिनलैंड और रोमानिया के कुछ हिस्सों को भी एनेक्स करता रहा। सोवियत केवल तब वॉर में इन्वॉल्व हुए जब वो खुद नाज़ीवाद और हिटलर की सनक का शिकार हुआ। 22 जून 1941 को नाज़ीज ने ईस्टर्न फ्रंट को ओपन किया और सोवियत को इन्वेड कर दिया। सोवियत इन्वेजन हिटलर की बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई, लेकिन स्टालिन द्वारा हिटलर का अपीजमेंट और अपने नैरो इंटरेस्ट्स के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत का साथ न आ पाना वर्ल्ड वॉर II के डेवस्टेशन का मेजर कारण बना। अगर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत एक कॉमन सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत हिटलर का अपीजमेंट रोक देते, तो शायद हिटलर अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को उस हिसाब से कैरी आउट नहीं कर पाता जैसा उसने किया। शायद लाखों जूस की हत्या भी अवॉइड हो जाती, लेकिन यह हुआ नहीं। खैर, अब बात करते हैं कुछ और कारणों की जिनके चलते स्टालिन ने हिटलर पर 1941 तक अटैक नहीं किया। Why Stalin didn't attack Hitler? दोस्तों, स्टालिन द्वारा हिटलर पर अटैक न करना मॉरल ग्राउंड्स पर गलत दिखता है, लेकिन सोवियत के हिसाब से वो एक प्रैग्मेटिक मूव था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो दुनिया में कोई भी देश किसी राइवल देश के साथ तब तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता जब तक उसके खुद के इंटरेस्ट्स या नेशनल सिक्योरिटी खतरे में न पड़ जाए। मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट के बाद से सोवियत कहीं ना कहीं अश्योर्ड थे
कि हिटलर उन पर अटैक नहीं करेगा। ऊपर से हिटलर सोवियत के राइवल्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस को कमजोर कर रहा था, इसलिए यह स्टालिन के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। इसके अलावा जब तक नाज़ीज इकोनॉमिकली पावरफुल थे तब तक वो ब्रिटेन और फ्रांस को ही काउंटर करने में इन्वॉल्व रहे, लेकिन जैसे जैसे वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ा और नाज़ीज के रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, वैसे वैसे वो एक्सपेंशन को लेकर और डेस्परेट होते गए। नाज़ीज का एम था कि वो वेस्टर्न रशिया को इन्वेड कर वहां के लोगों को स्लेवरी में झोंकें और अपने वॉर एफर्ट्स को और मजबूत करें। साथ में वो कॉकसस के ऑयल रिजर्व्स और रशिया के एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इसीलिए नाज़ीज ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत को इन्वेड किया। जैसे ही इन्वेजन हुआ, सोवियत नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल जैसे थ्रेट्स फेस करने लगा और सोवियत के लिए वॉर एक मजबूरी बन गई। इसके अलावा सोवियत संघ एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट था जो अपने रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते इनिशियली कई प्रॉब्लम्स झेल रहा था, बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। स्टालिन अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में बिजी था। ऐसे में सोवियत हिटलर के साथ एक फुल स्केल वॉर के लिए अनप्रिपेयर्ड था। इसीलिए स्टालिन ने मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट के तहत इंश्योर किया कि वो पहले सोवियत की इकोनॉमी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और पावरफुल बनाए और बाद में हिटलर के थ्रेट के साथ डील करे। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोवियत द्वारा हिटलर पर अटैक न करना एक वेल थॉट आउट टैक्टिक का नतीजा हो सकता है। इसीलिए उसने इनिशियली हिटलर को अटैक नहीं किया। उसने टाइम बाय कर पहले अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी को वॉर के लिए रेडी किया, लेकिन अपने घमंड में चूर हिटलर गलती कर बैठा और उसने सोवियत को इन्वेड किया। और अब स्टालिन लेड सोवियत पूरी तरह से एलाइड पावर्स के साइड में आ गया। सोवियत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो पूरी ताकत से नाज़ीज को डिफीट करना चाहता था। चलिए देखते हैं कैसे। स्टालिन एंड क्रशिंग डिफीट ऑफ नाज़ीज। दोस्तों, सालों के अपीजमेंट के बाद अब सोवियत पर नाज़ी थ्रेट हावी होने लगा था और वॉर को लेकर सोवियत की प्रिपेयर्डनेस कमजोर दिख रही थी। इनिशियली नाज़ीज के ब्लिट्जक्रीग ऑफेंसिव के सामने सोवियट्स बैकफुट पर थे और जर्मन्स रैपिडली सोवियत टेरिटरी में घुसने लगे। निकिता क्रुश्चेव ने बाद में यह दावा किया कि नाज़ी अटैक के चलते तो इनिशियली स्टालिन शॉक था और टेम्परेरीली इनएक्टिव मोड में चला गया था, लेकिन जल्दी ही उसने कम बैक किया और पब्लिक और सोल्जर्स में मोटिवेशन इंड्यूस करने के लिए उसने खुद को सोवियत आर्मी का सुप्रीम कमांडर इन चीफ डिक्लेयर कर दिया। कहते हैं कि जब जर्मन्स 1941 में मॉस्को में घुसे तब स्टालिन कैपिटल में रहकर पर्सनली काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज बना रहा था। फाइनली बैटल ऑफ मॉस्को में नाज़ीज की हार हुई। बाद में वो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड और बैटल ऑफ कुर्स्क में भी हार गए और क्रेडिट दिया गया स्टालिन के सुप्रीम डायरेक्शन को। एक वॉर लीडर की तरह स्टालिन ने सोवियत बैटलफील्ड्स, मिलिट्री रिजर्व्स और वॉर इकोनॉमी में पर्सनल कंट्रोल मेंटेन किया, जिसके चलते ही शायद एक अनप्रिपेयर्ड सोवियत इस वॉर में जीत पाया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्टालिन का वर्ल्ड वॉर II में रोल एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की दास्तान को प्रस्तुत करता है। एक तरफ स्टालिन की पॉलिसीज ने जर्मनी को पोलैंड इन्वेजन के लिए प्रोत्साहित किया, तो दूसरी तरफ हिटलर को हराने में स्टालिन की भूमिका को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहानी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की ट्रेजेडी का एक उदाहरण है, जहां मोरालिटी और आइडियोलॉजीज बैकसीट ले लेती हैं और जरूरी होता है तो सिर्फ और सिर्फ देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट और सर्वाइवल। ये कहानी ये बताती है कि कैसे स्टेट्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्रैग्मेटिक और रैशनल डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो अपने राइवल्स के साथ भी अनकंफर्टेबल ट्रीटीज और पैक्ट्स साइन करते हैं। ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे स्टेट्स एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की लगातार कोशिशें करते हैं, लेकिन रैशनली एक्ट करते हुए तब तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते जब तक उनका इमीडिएट इंटरेस्ट और सर्वाइवल खतरे में न हो। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की ये ट्रेजेडी शायद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी लगभग 70 साल पहले थी।